हेलो स्टूडेंट्स। तो ये विद्युत आवेश के ऊपर दूसरा लेक्चर है जिसमें हमने देखा था इससे पहले कि हमने चार्ज को देखा था कि किसी वस्तु के ऊपर अगर चार्ज आता है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और चार्ज का कारण हमने देखा था। और चार्ज किस तरह से ट्रांसफर होता है ये भी हमने देखा। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। पहला नियम हमने देखा था कि चार्ज के नियम क्या क्या थे कि ये क्वांटाइज्ड होता है, यानी ये मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10 to the power -19 गुलाम के मल्टीपल में मिलेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19। तो इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या के मल्टीपल में होगा। तो पहला तो ये था क्वांटाइज होता है। दूसरा होता है संरक्षित होता है, यानी कंजर्व्ड होता है। यानी आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। ये ओनली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से ये किसी वस्तु पर चार्ज आता है, प्लस या माइनस। ठीक है। तो और हमने चार्ज कैलकुलेशन भी देखी कि किसी वस्तु पर कितना चार्ज है या फिर फिक्स चार्ज लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना होगा। और ये हमने इस तरह के क्वेश्चन देखे। तो हमने क्वेश्चन तो चार्ज के बारे में देख ली, पर हमें पता है कि एक चार्ज दूसरे पर बल लगाता है। हमने ये वाले इफेक्ट देखे। तो ये बल कैसे नापा जाता है और कितना होता है, इसकी कैलकुलेशन हम कैसे कर रहे हैं, तो ये आता है कूलाम लॉ में। कूलाम एक साइंटिस्ट है। इन्होंने अपने प्रिसाइज जो तुला होती है, जैसे उसको बोलते हैं एठन तुला, वैसे जो टोर्शन पे काम करती है, यानी टोर्शन के उस पर लो पर काम करती है, तो उस तरह से इन्होंने एक अपना एपरेटस बनाया। उससे इन्होंने दो आवेशों के बीच में कितना बल लगता है वो कैलकुलेट किया। अब वो बल किस तरह से होता है, इन्होंने उसका एक मेथड फॉर्म में दिया कि इन्होंने बताया कि दो चार्ज, मान लीजिए यहाँ पर ये Q है और ये है Q2। ये Q1 है, Q2 है। अगर ये दोनों चार्ज रखे हुए हैं R डिस्टेंस पर, यानी इन दोनों के बीच में R डिस्टेंस है, तब इनके बीच में लगने वाला बल, जो बल लगेगा दोनों के बीच में, अगर ये समान प्रकृति के यानी दोनों पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण लगेगा, और विपरीत है तो आकर्षण लगेगा। पर हमें प्रकृति से मतलब नहीं, हमें पता करना है कि इसका माप कितना होता है, यानी हमें इसके मॉड्यूलस से काम है, यानी कितना लगेगा। तो जो फोर्स लगेगा, उन्होंने जब कैलकुलेशन की तो पता लगा कि जो फोर्स होता है ये इन चार्ज के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना जितना चार्ज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बल बढ़ता जाएगा। और देखा कि अगर ये दूरी को कम कर दें, थोड़ा कम कर दें, तो चार्ज बहुत तेजी से फोर्स बढ़ता जाएगा इनके बीच में। यानी अगर ये आवेश अगर किसी एक पर धीरे धीरे बढ़ाए तो ये फोर्स धीरे धीरे बढ़ता है, पर अगर दूरी थोड़ी सी भी कम कर दे तो ये तेजी से बढ़ता है, यानी इसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक। यानी इसको कम करेंगे तो ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, अगर इसको थोड़ा सा भी बढ़ाए तो ये बहुत तेजी से कम होगा। तो इस तरह से इन्होंने दो इक्वेशन दी। इन दोनों का यूज करके अगर हम दोनों को एक कर दें तो ये आएगा एफ प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के। अब जब किसी भी चीज का प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, यानी कांस्टेंट होती है इसकी वैल्यू हर कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर एक के आएगा इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें चार्ज पता है, दोनों के बीच के डिस्टेंस पता है, फोर्स निकालना है, तो ये के जो है इसका मान पता करना होगा हमें। तो इस के को उन्होंने कैलकुलेशन करके और अपने प्रयोगों से निकाला, तो के बराबर आया यहाँ पर के इज इक्वल टू होता है 9 × 10⁻⁹। ठीक है। अगर इसकी इकाई देखें तो इकाई क्या आएगी, यहाँ तो आ गया न्यूटन, तो न्यूटन ये ऊपर जाएगा तो आएगा मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 यानी कूलाम का स्क्वायर, तो आएगा कूलाम स्क्वायर। अगर इस के की वैल्यू देखें तो एक के की वैल्यू आती है 9 × 10⁻⁹। और इसको उन्होंने किस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, ये था के इज इक्वल टू आता है 1/4πε0। अब 1/4π तो पता है, पर एप्सिलॉन नोट क्या है, ये एप्सिलॉन नोट है विद्युतशीलता किसी पदार्थ की, यानी उन दोनों के बीच में क्या पदार्थ है। पर जब एप्सिलॉन नोट लगा रहता है तब वहां आएगा निर्वात, यानी वहां कोई मेटीरियल नहीं है। तो निर्वात में सबसे ज्यादा इसके ऊपर ये फोर्स लगेगा, क्योंकि ये निर्वात के लिए क्या सबसे कम होता है। और जैसे जैसे मेटेरियल उसमें कोई फिल करेंगे, दोनों चार्ज के बीच में अगर कोई मेटेरियल आ जाएगा तो ये एप्सिलॉन नोट बन जाएगा एप्सिलॉन। ठीक है। उसको हम देख लेंगे भी आने वाले टाइम में। तो एफ जो होता है फोर्स, इसको कैलकुलेट करते हैं एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से। तो ये तो आ गया हमारे पास फोर्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। उन दोनों के बीच में तो निर्वात हो या हवा हो तब हमें एप्सिलॉन नोट लेना है, और अगर कोई मीडियम दे दिया जाए तो उसका एप्सिलॉन दिया जाएगा, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब इसका मान निकालते हैं, ठीक है,
तो इसका निकलता है 9 इंटू 10⁹9। अब निर्वात के लिए एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन का मान आता है, एप्सिलॉन नोट का आता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसकी यूनिट निकालें तो यूनिट आएगी यहाँ से के की निकालें तो न्यूटन, नहीं के की नहीं निकाल रहे हम, निकाल रहे एप्सिलॉन। अगर एप्सिलॉन की निकालें यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की आएगी, ये एप्सिलॉन तो ऊपर जाएगा तो इधर से आएगा कूलाम स्क्वायर, यानी कूलाम स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर, और एफ भी नीचे आएगा तो आएगा न्यूटन। तो ये इसकी यूनिट है। तो एप्सिलॉन नोट होता है निर्वात के लिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ओनली एक ही याद रखनी है निर्वात के लिए, ये होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर न्यूटन। ठीक, और ओवरऑल ये तो आपको याद रखना ही है क्योंकि के डायरेक्ट आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। 9 इंटू 10⁹9, ये तो सिंपली याद करना क्योंकि यहाँ 9 है और 10⁻ भी 9 है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, हमेशा आपको यूनिट याद रखनी है, ठीक है, या फिर आप बना लीजिए इस तरह से फॉर्मूले से। तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और के आएगा यहाँ से, अगर यहाँ पे के 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन में स्क्वायर, यहाँ पर के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो एक के भी, के के लिए भी फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब एप्सिलॉन नोट की जगह हमें एप्सिलॉन दे दिया जाए तो क्या होता है, तो वो होगा एप्सिलॉन, अगर हमें दे दिया तो ये होगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, यानी निर्वात के रिस्पेक्ट में कितनी है विद्युतशीलता, वो आएगी एप्सिलॉन आर के बराबर। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, तो यहाँ से एप्सिलॉन आ जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। ये यूज कर लेंगे जब हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा। फिलहाल निर्वात के लिए ये है, और इसकी लिमिटेशन भी है। इसकी लिमिटेशन क्या क्या है अब वो लिखते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। तो कूलाम के नियम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी है। वो क्या क्या है कि हमने यहाँ पे माना था बिंदु आवेश। तो पहला नियम तो यही है इसका कि आवेश बिंदुवत होना चाहिए, ठीक है। यानी बिंदुवत से क्या मतलब है, यानी जो इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये इसकी साइज की तुलना में ज्यादा होनी चाहिए। जैसे अगर हम एक कार से जाएं, ठीक है, अगर हम कार से जाएं 2 किलोमीटर, ठीक है, मान लीजिए कार यहाँ से ये 2 किलोमीटर भाई, ठीक है, ये तो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। अब कार की लेंथ क्या है, कार की लेंथ मान लीजिए 1 मीटर हो, तो ये 1 मीटर जो 2000 मीटर है, इसको तुलना में बहुत छोटा है। तो हम इस कार को एज ए पार्टिकल मान सकते हैं, तो हम इसको बिंदु फॉर्म में मान सकते हैं, तब हम इसको बिंदु मानकर हम इसको जो भी गति के नियम है उसको ट्रीट कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस आर ट्रेवल की। तो उसी तरह जो चार्ज होगा ये बिंदुवत होना चाहिए, नहीं जो चार्ज है इसके बीच की डिस्टेंस छोटी होनी चाहिए। तो इसका साइज बहुत छोटा हो, अगर साइज थोड़ा बड़ा है तो उनके बीच में डिस्टेंस इतनी बड़ी हो कि इसके साइज के कंपेरिजन में बहुत बड़ी हो, तो आवेश बिंदुवत होना चाहिए। दूसरा है कि ये 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा ज्यादा होना चाहिए। आर इज इक्वल टू, यानी जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, एक तो आपने देखा कि बड़ी भी होनी चाहिए इनके साइज के हिसाब से अगर ये आवेश है, और छोटी हो अगर तो 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। यानी दोनों आवेशों के बीच में 10⁻⁻15 मीटर इतना डिस्टेंस तो होना चाहिए अगर आवेश यहाँ है, ठीक है। अगर दोनों के बीच में अगर 10⁻⁻15 ये आवेश है Q1 और एक Q2, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है R, तो जो R होनी चाहिए 10⁻⁻15 से बड़ी होनी चाहिए। अभी बड़ी क्यों होनी चाहिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम आवेश की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मान लीजिए समान आवेश है, तो जब ये दोनों पास पास आएंगे तो दोनों के बीच में क्या प्रतिकर्षण लगेगा। तो 10⁻⁻15 इतनी रेंज में, यानी जब ये आर इतना होगा तब तक तो ये प्रतिकर्षण दिखाएंगे, पर इस रेंज से ज्यादा पास आ जाएंगे तब ये दोनों में क्या नाभिकीय बल लगेगा, तब ये इसमें चार्ज की वजह से, मतलब जो इनमें चार्ज है इस वजह से इनमें क्या नाभिकीय बल लगेगा। तो नाभिकीय बल 10⁻⁻15 ये जो ये रेंज है इस रेंज से छोटी रेंज में लगता है। तो नाभिकीय बल बहुत मतलब बहुत बड़ा बल होता है, इसकी रेंज बहुत कम होती है लेकिन फोर्स बहुत बड़ा होता है ये। तो
इस रेंज से पास आने पर इनमें आकर्षण होएगा, चाहे इनका चार्ज कुछ भी हो, अगर समान चार्ज होंगे तब भी इनमें आकर्षण होगा, अगर इनमें विपरीत चार्ज है तब भी इनमें आकर्षण ही होगा। ठीक है, अब इसका कारण ये क्यों है, ये साइंटिस्ट आज दिन तक डिस्कवर नहीं कर पाए, पर ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक टॉपिक है बहुत बड़ा, तो उसके अंतर इसका डिस्कशन उसी में किया जाता है। तो हम देखते हैं कि 10⁻15 में जब इस रेंज से अंदर आते हैं तब इनका व्यवहार ही चेंज हो जाता है, ये जो आवेश है इनका व्यवहार चेंज हो जाता है, ये प्रतिकर्षण दिखाने के बजाय आकर्षण दिखाते हैं, तो ये एक लिमिटेशन हो जाती है कूलाम के लो की, कि हमें अगर कूलाम का लॉ अप्लाई करना है तो आवेश बिंदुवत होने चाहिए, और ये जो डिस्टेंस है इससे बड़ी रेंज में काम करेगा। ठीक है, तो ये दोनों इसकी एक लिमिटेशन है। अब हम जो ये फॉर्मूला है, यानी फॉर्मूला जो है एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R², ये जो कूलाम का जो आवेश की वजह से जो फोर्स है, तो ये फॉर्मूला इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये इसकी लिमिटेशन, यानी इसका लिमिटेशन तो आपको याद रखनी है ये, पर इसके जो यूज है वो किस किस तरह से आएंगे ये आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा, तो एक दो क्वेश्चन लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। तो स्टूडेंट हमने एक क्वेश्चन लिया है, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कंपेयर भी कर हो जाएगा आपका। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच डिस्टेंस ये है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर है, उनके बीच आकर्षण बल की गणना करनी है और इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करनी है। यानी आपको इस क्वेश्चन समझ में आएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना वीक है या स्ट्रॉन्ग है इसके कंपेरिजन में। ठीक है, हम देखेंगे इन दोनों के बीच में कंपेरिजन, और हमें इसको कैलकुलेट भी करना है कि आकर्षण बल कितना लगता है। तो पहले हम जो जो वैल्यू हमें दी हुई है पहले वो लिख लेते हैं कि हमें दिया हुआ है, ये तो यहाँ लिखे हुए। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। ये हमें पता है, निकालना है, हमें आकर्षण बल निकालना है, तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला आकर्षण बल कूलाम लॉ की वजह से निकालते हैं, जो कूलाम का लॉ है उसमें फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। अब जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं कि प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच में निकालना है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, अगर Q1 मान ले प्रोटॉन को, इस पर चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के बराबर ही, पर ये होगा पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पर होगा नेगेटिव चार्ज, तो Q2 इज इक्वल टू देखें -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, ये K इज इक्वल टू आएगा 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, इसके भी यूनिट नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर इसकी यूनिट लिख दे चलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, यहाँ से क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख लेंगे, Q1 Q2 हमें पता है 1.6 और 1.6, आर पता है, आर दिया हुआ है हमें, आर दिया हुआ है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। तो ये वैल्यू को सबको उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये है इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, तो इसको एफ ई नाम दे देते हैं। तो एफ ई यहाँ से आएगा हमारे पास 9 इंटू 10⁻9, Q1 को लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻, पहले इसका माइनस नहीं लिखते हैं क्योंकि हम ओनली फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, एट्रैक्शन होगा वो दिख जाएगा हमें, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिर प्रोटॉन का चार्ज, यानी Q1 Q2 आ गया। आर हमें दिया 5.3 इंटू 10⁻⁻11 का ये स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है हमें, स्क्वायर है। तो जब हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट देख के लिख देता हूँ बुक में से, लगभग 8 आएगा, 8.2 आ रहा है पर मैं इसको 8 लिख देता हूँ लगभग। ठीक है, इसको ये लगभग लिख रहा हूँ मैं, 8 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन, ये इतना आएगा। दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा तो वो होगा 8 इंटू 10⁻⁻8। अब हमें कैलकुलेट करना है कि गुरुत्वाकर्षण बल का कितना होगा, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो हमें गुरुत्वाकर्षण बल जो एफ, इसको जी लिख देता हूँ मैं, एफ जी ये आता है, जी जो सार्वत्रिक नियतांक होता है जी, M1 M2 जी M1 M2 अपॉन R²।
यहाँ पर m1 है प्रोटॉन का द्रव्यमान, m2 है इलेक्ट्रॉन का, दोनों में से कोई सा भी ले लें, m1 m2 किसी को भी ले लें। तो एक बार प्रोटॉन का लेना है, एक बार इलेक्ट्रॉन का लेना है, ठीक है। 9.1 जो ये g दिया हुआ है, ये g है 6.7, तो 6.7 इंटू 10⁻⁻11, और m1 दिया हुआ है जो है प्रोटॉन का, हम प्रोटॉन का अगर m1 ले तो 1.7 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 9.1, 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन आर स्क्वायर जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में सेम ही रहेगी। तो पहले दी हुई हमें क्वेश्चन में 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर हटा देता हूँ यहाँ से। तो हमने सारी वैल्यू लिख ली, जो जी होता है इसकी वैल्यू होता है 6.7 इंटू 10⁻11, ये दिया है हमें, इस जगह दिया 6.7 10⁻11, और ये चार्ज का जो है प्रोटॉन का, और ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ये दोनों के बीच के डिस्टेंस का इसका स्क्वायर, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा एफ जी 3.7 इंटू 10⁻47 न्यूटन। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेट कीजिए, जो चार्ज है इनके, चार्ज की वजह से जो इनको फोर्स लग रहा है ये है 10⁻8, यानी इसकी अगर हम देखें तो 10⁻8 है, और यहाँ देखें तो ये है 47 -47, यानी इनके बीच में लगभग, अगर इसमें से 8 कम करें तो ये आएगा 39, यानी 10⁻39 टाइम्स ये बहुत कम होता है, यानी जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ये बहुत ज़्यादा कम लगता है, बहुत बहुत वीक फोर्स है, यानी ये 10⁻35 के से ऊपर ही होगा इन दोनों के बीच में रेशियो, अगर कभी भी निकालेंगे तो ये बहुत कम फोर्स लगता है दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, जितना कि ये वाला फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, ठीक है। तो ये दोनों कंपेरिजन की तरह एक लिया था हमने क्वेश्चन, तो इससे आपको कंपेयर करने में आसानी होगी कि ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रिक जो फोर्स लगता है दोनों के बीच चार्ज में, वो कितना बड़ा या छोटा होता है, यानी तो जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स ये बहुत बड़ा होता है इसके कंपेरिजन में, ठीक है स्टूडेंट। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर। तो स्टूडेंट हमने एक छोटा क्वेश्चन लिया है, किसी माध्यम का पराविद्युतांक 6 है, इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होगी। क्योंकि मुझे फॉर्मूला में एप्सिलॉन नोट देखा था, हमने देखा था कि अगर उसकी जगह कोई कुछ दूसरा दे दिया जाए तो हम किसी कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें दिया है पराविद्युतांक 6 है। अगर पराविद्युतांक कुछ नहीं होता है, जो हमें मीडियम दिया जाता है उसकी विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता का रेशियो ही पराविद्युतांक होता है। इसको कैसे दिखाते हैं, हमने कैसे देखा उसको पराविद्युतांक को 6, यानी एक तरह से आप देख लीजिए, जो निर्वात है, निर्वात की विद्युतशीलता सबसे कम होती है, जिसमें विद्युत के प्रवाह होने की सबसे कम पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि ये सबसे कम होती है, और किसी मीडियम में पॉसिबिलिटी उससे ज़्यादा होती है। तो इन दोनों के रेशियो को ही पराविद्युतांक कहते हैं। तो हमें यह के दिया हुआ है पराविद्युतांक 6 है, यानी निर्वात में जितनी विद्युतशीलता उसकी 6 गुना है इस मीडियम की, निर्वात से 6 गुना अधिक तीव्रता से ये विद्युत को प्रवाहित कर सकता है, यानी विद्युतशीलता इसकी अच्छी है। तो इसको निकालते हैं कितना होगा। तो हमें दिया हुआ है कि ई एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के होता है, और हमें पता है एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि एप्सिलॉन कितना होगा। तो हमें एप्सिलॉन ही निकालना है, क्योंकि निरपेक्ष निकालनी थी, विद्युतशीलता होगी ना, निरपेक्ष निकालनी है। तो एप्सिलॉन नॉट होगी के इंटू एप्सिलॉन नॉट, के दिया हुआ है 6 है, ये में दिया हुआ है के इज इक्वल टू 6, 6 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 6×5 = 30, 48 और 51 के आगे के 5, फिर 48 53, यानी यह आएगा 53.1 इंटू 10⁻⁻12 एप्सिलॉन है, ठीक है। इसकी यूनिट हम निकालें तो मैं भूल गया इसकी यूनिट, पर इसको बना लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² ये होता है एफ के। तो हमें एप्सिलॉन नॉट निकालनी है, तो यहाँ से ये आएगी, एक नीचे जाएगा, तो ये होगी कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर न्यूटन, फिर इधर जाएगा, इसके नीचे आएगा न्यूटन, ये होगा मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है। इसकी ये यूनिट हुई कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर न्यूटन।
तो इस तरह से किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उसका पराविद्युतांक हमको दिया जाएगा। अगर उसकी विद्युतशीलता में निरपेक्ष विद्युतशीलता दे दी जाए तो हम डायरेक्ट उसको रख ही लेंगे उसको फॉर्मूले में, पर हमको उसका अगर इस तरह से दिया जाए कि उसका पराविद्युतांक 6 है तो हम उसको इस तरह से निकाल के और फिर इस वाली वैल्यू को हमें फॉर्मूले में पुट करना होगा। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट है, वहाँ पर हमें ये वाला एप्सिलॉन रखना होगा। ठीक है, तो एक इस तरह से क्वेश्चन था। तो इसी तरह से हम आगे एक और देखेंगे कि जिसमें जो हमें जो कूलाम का लॉ है इसको सदिश फॉर्म में, और अगर कुछ चार्ज जैसे हमने ओनली चार्ज को यहाँ और यहाँ देखा था, इसके बीच में आर डिस्टेंस थी, तो चार्ज के और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक चार्ज को यहाँ ले लिया, एक को यहाँ ले लिया, एक को यहाँ ले लिया, ये Q1, ये Q2, Q3, इस तरह से, और बोल दिया जाएगा Q2 पर कितना लगेगा, तो ये इस तरह से इस पर ये इधर फोर्स लगाएगा अगर ये दोनों समान है, ये Q2 इस पर इधर लगाएगा, तो जो परिणामी होगा यानी रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच में कुछ लगेगा। तो इस तरह की कैलकुलेशन हम देखेंगे। तो उससे पहले हम जो कूलाम का लॉ है उसको सदिश फॉर्म में देखेंगे, और उस सदिश फॉर्म में देखने के बाद अगर इस तरह से अगर अरेंजमेंट हो कोई इनका चार्ज का, तो हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड।